राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। 3 नए आपराधिक कानून संसद से पारित। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा ने 21 दिसंबर को और लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को पास किया था, जिसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएंगे। अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए अपराध कानून में हुए बदलाव बदलाव गंभीर अपराध, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। पहले रेप की धारा 375 और 376 थी, अब यह धारा 63 व 69 होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक का जेल होगा। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा निर्धारित की गई है। एक्सीडेंट के मामले, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं होगा, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले को अभी सामान झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। ट्रायल के मामले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार की जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्था दया याचिका दाखिल करता था। तीनों बिल में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया है। नए संशोधन के बाद कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आईपीसी की धारा 511 धाराएं हैं, अब 358 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में कुल 531 धाराएं बचेंगी, 177 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 14 धाराएं खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने के प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी और 24 धाराएं बदलेंगी। 2 नई धाराएं जोड़ी गई और 6 निरस्त की गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। आईपीसी में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटा दिया गया और 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी किया गया है। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए थे उनका विवरण इस प्रकार है। सितंबर 2023 में तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ। 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर सुझाव लिए गए थे। 2021 में सांसदों, फिर आईपीसी, आईपीएस अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक को पत्र लिखा गया। 2020 में कानूनों में समाहित करने का काम शुरू हुआ। 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट और 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अधिकारियों के 42 सुझावों को मिलाकर ये कानून बने हैं। 128 बैठकों के बाद दोनों कानूनों की तुलना की गई, फिर कानून स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। कमेटी के 72% सुझावों को कानून में शामिल किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित। संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्यसभा ने इसे 12 दिसंबर 2023 को पारित किया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा।
यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। विधेयक का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन, पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। पहले इस कमेटी में अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को इसे मंजूरी दी और राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित किया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण PRB अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण व उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों में पंजीयन द्वारा पत्र पत्रिकाओं में टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों को भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या अस्थायी अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा पत्र को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पास। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। राज्यसभा ने इसे 20 दिसंबर को और लोकसभा ने 19 दिसंबर 2023 को पारित किया था। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। इसमें अपीलीय अधिकरण की अध्यक्षता की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं को अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 में अनुच्छेद 2 को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया। वर्ष 2019 में GST अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है। इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया। सरकार ने 15 दिसंबर 2023 को GST की अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदरा हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग-अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जाहिर की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस प्रकार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ICCR और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया। इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान की राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराधों और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान व सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता किया है। व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच 2022-23 में करीब 12.5 अरब डॉलर था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया। इस अवसर पर भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत
करते हुए संयुक्त निवेश कोष के तीसरे किस्त की घोषणा की। यह दोनों देशों में कारोबारी और पूंजी सहयोग में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में इस पर सहमति बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़े संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में $30 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% की संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया। पिछले दो किस्तें $10 करोड़ और $20 करोड़ की थी। भारत ओमान के बीच यूपीआई के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में रुपए के कारोबार की संभावना विद्यमान है। भारत में पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। एनएच 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अवशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है और प्रति टन स्टील उत्पादन में लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देश व विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाला भारत का 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत के हजीरा में किया गया। इस योजना के अंतर्गत बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का उपयोग किया गया है। स्टील स्लैग आधारित सड़कों के निर्माण के लिए मसौदा दिशा निर्देश सीएसआर के द्वारा तैयार किया गया। देश के विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 13 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में चुनाव के बाद परिणाम 3 दिसंबर को जारी किए गए। इस चुनाव परिणामों में जहां कांग्रेस ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, वहीं भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई। मिजोरम में आंदोलन से उपजी जेडीपीएफ को बहुमत मिला। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 59 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटों पर ही जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटें जीती और एक राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती। शेष सीटें अन्य के खाते में गई। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 66 सीटों पर ही जीत हासिल की, एक सीट अन्य ने जीती। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं सत्ता में रही कांग्रेस केवल 35 सीटें ही जीत सकी, एक सीट अन्य ने जीती। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 54, बीआरएस को 39 व भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली। मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी जेडीपीएमएस जोरम पीपल्स मूवमेंट ने पिछले विधानसभा की 40 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की, सरकार बनाने में सफल रही। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही मिली। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाया गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले पूर्ण बहुमत के बाद तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरानंद ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को 10 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भट्टी विक्रमार्क को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इन्हें राज्य के कोडांगल सीट से चुनाव जीता। इन्हें 2021 में राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मलकागिरी से वे सांसद चुने गए थे। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद डॉक्टर मोहन यादव को 13 दिसंबर 2023 को राज्य के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।
मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। उन्हें 2018 और फिर 2023 में अपने विधानसभा से सीट जीत दर्ज की। वे पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इनके पास बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सहित कई शैक्षिक डिग्रियां भी हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत के बाद आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, चुना गया। विष्णुदेव को राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विष्णु साय के साथ अरुण साव व विजय शर्मा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य के कुनकुरी विधानसभा से विधायक विष्णुदेव साय 4 बार सांसद 1999, 2004, 2009, 2014, चपकरा से 2 बार विधायक 1990, 1998, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार 2006-2014 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य चुके हैं। इन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ा था। 1999 में पहली बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय तथा रोजगार मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। 15 दिसंबर 2023 को जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा नेता भजन लाल शर्मा को राज्य के नए मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता शपथ दिलाई गई। भजन लाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा पहली बार सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए थे। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा विधायक बनने से पूर्व संगठन में महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत भजन लाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने यह डिग्री राजनीतिक विज्ञान में ही प्राप्त की है। लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। जेडीपीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की। जयराम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा को 8 दिसंबर 2023 को आइजोल में राज्यपाल हरिबाबू द्वारा राज्य के 6वें मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनके साथ ही वनलाल हलाना, सी लालसा बिवुंगा और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जेडीपीएमएस को 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके नेता लाल दुहोमा मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। 1972-77 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में व्यवस्था के प्रभारी होने से लेकर जेडीपीएम को चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने तक लाल दुहोमा ने कई बाधाओं को पार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू किया था और 1984 में मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट से सांसद बने। कालांतर में अपनी पृथक पार्टी जेपीएम का गठन कर राज्य की सत्ता शीर्ष तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय को बरकरार रखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 की एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। न्यायालय ने संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधन को संबोधित करते हुए कहा कि नए परिवर्तन अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष ने समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया। अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को रेखांकित किया है कि भारत संघ में शामिल होने पर जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा गया। संवैधानिक व्यवस्था ने संकेत दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 370 में असहमति संघवाद की विशेषता संप्रभुता की नहीं।